माइक्रोफोन म्यूट है। Joining the meeting. You have been removed from the call.
टीचर ने आपको बुला के लाया कोई? बुलाना टीचर को। 13-3 जी मैम। Good afternoon, everybody. Topic for today's lecture is different properties of material. Myself Prachi Singh. I am lecturer mechanical in Government Polytechnic, Ghaziabad. Different properties of material. For this, we should first know about materials. What are materials? Basically, materials are grouped into categories or classes based on their chemical composition. जो भी chemical composition होती है पदार्थों की, उसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. मटेरियल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी एप्लीकेशन में डालने के लिए, ये ही आपका डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़. मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पर ही हम उसे अप्लाई करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. तो मटेरियल की क्लासिफिकेशन ही उसकी परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन के बेसिस पे की जाती है. ये एक चार्ट मैंने बनाया है अलग प्रकार के पदार्थों का. बेसिकली 4 प्रकार के पदार्थ हैं जो आपके काम में आते हैं. पहला है धातु, मेटल्स. दूसरा सिरेमिक्स, पॉलीमर्स एंड कंपोजिट्स. फर्स्ट वन इज मेटल्स. As we are all familiar about metals, what are metals? Metals are combination of one or more metallic elements. Metals आपके metallic elements के combination लिखते हैं, such as iron, gold और lead. दो मेटल्स को मिलाकर उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस भी किया जाता है, जिन्हें हम अलॉयज़ कहते हैं. अलॉयज़ मेटल होते हैं जैसे इस्पात, स्टील, ब्रॉन्ज, दैट कंबाइन मोर देन वन एलिमेंट एंड मे इंक्लूड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स सच एज कार्बन. जैसे स्टील को बनाने के लिए हम लोहे में कार्बन की परसेंटेज को घटाते बढ़ाते हैं और साथ में कुछ और मेटेलिक कंपोनेंट्स भी मिलाए जाते हैं, जिन्हें मिला के मेटल अलॉय होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन, गोल्ड, लेड, कॉपर, प्लैटिनम, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे धातुओं के उदाहरण हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेन प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की क्या होती हैं? स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी एंड ओपेक.
इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है मेटल में, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। ये वेरी करती है हम किस प्रकार का भार अपने मेटल पे लगा रहे हैं उस पर। मेटल की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हेलो, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्ट्रक्चर्स में मेटल्स का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। उनकी लेयर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकली आप चार्ज जनरेट कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। मेटल्स का उपयोग बिल्डिंग ब्रिजेस में भी किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उन्हें बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से और स्ट्रेंथ की वजह से मेटल्स को ऑटोमोबाइल्स बॉडी पार्ट्स बनाने में भी काम में लिया जाता है, जैसे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है जिससे आप इंजन बॉडी बनाते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करते हैं, ऑटोमोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी से इन्हांस करते हैं। उसके अलावा और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एयरप्लेन्स के, ट्रेन्स के, रेल्स के, और इंजन कंपोनेंट्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, व्हील डिस्क होती हैं, ये सब भी आपके मेटल्स के थ्रू, मेटल से ही बनाए जाते हैं। क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और फटीग रेजिस्टेंस, क्रीप रेजिस्टेंस, उसकी वजह से ही इन सब चीज़ों में मेटल का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मेटल्स में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, थर्मली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट्स और मेमोरी मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं। मेमोरी मटेरियल सच एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब में मेटल का प्रयोग किया जाता है, सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम। मेटल्स के बाद जो दूसरे मटेरियल क्लासेस हैं वो है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स मेटल से डिफरेंशिएट करता है मेन प्रॉपर्टी में ब्रिटलनेस। जैसे कि आप सबको पता है मेटल से हम वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि सिरेमिक्स ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम वायर्स और शीट्स नहीं बना सकते। सिरेमिक मटेरियल्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर नॉन मेटेलिक इन नेचर एंड usually processed at high temperature at the same time during their manufacture. हाई टेम्परेचर क्रिएट करके सिरेमिक्स आपके बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स होते हैं, आपके रिफ्रैक्टरीज होती हैं जो आपकी भट्टियों में लगाई जाती हैं, पोर्सलिन होते हैं, ग्लासेस होते हैं जो आपकी क्रॉकरीज वगैरह में यूज़ की जाती है ऑन द डेली बेसिस, वॉश बेसिन वगैरह, ये सब आपके सिरेमिक से बनते हैं। मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिरेमिक की? मेटल से अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी लो डेंसिटी होती है, दे आर लेस डेंस देन मेटल। स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है और डक्टिलिटी इनकी कम होती है। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल में जिसकी वजह से उसे शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब टेंसाइल लोड लगाने पर भी मेटल में फ्रैक्चर नहीं होगा, बिना फ्रैक्चर हुए एक लेयर दूसरी लेयर से स्ट्रेच हो जाएगी, स्लिप होके एक ज़्यादा लेंथ और कम एरिया क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टी सिरेमिक्स में जी कम पाई जाती है। उसके अलावा सिरेमिक्स में थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है।
लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सॉरी, सिरेमिक्स को आप ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको थर्मली इंसुलेटिंग एरिया चाहिए। कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं, जैसे आयरन में कोरोजन लग सकता है, उस तरीके से सिरेमिक्स में किसी तरह का कोरोजन नहीं लगता। ये एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आने के बाद भी किसी तरीके से रिएक्शन क्रिएट नहीं करता। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, सिरेमिक की? सिरेमिक आपके डिनर वेयर में, वासेस बनाने में, और इसके अलावा आर्टिफैक्ट्स जो आप बनाते हैं, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो सब आपके सिरेमिक से बनते हैं। जो भी टॉयलेटरीज़ हैं, जो बाथरूम में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और चीज़ें यूज़ होती हैं सच एज बाथ टब्स, सिंक्स, ये सब आपकी सिरेमिक से बनाई जाती हैं। जो मेन इसका रीज़न है वो यही है कि इनकी कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद भी किसी तरह का रस्टिंग क्रिएट नहीं करते। इसी वजह से इन्हें सीवेज पाइप्स में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और थर्मली इंसुलेटेड होते हैं ये। डेंटल फिलिंग में सिरेमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर वॉल टाइल्स बनाने में सिरेमिक्स का यूज़ होता है, और ग्लास विंडोज़, ये सब आपके सिरेमिक्स की एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद पॉलीमर्स, अगला मटेरियल है पॉलीमर। पॉलीमर में कंटेन मैनी केमिकली बॉन्डेड पार्ट्स एंड यूनिट्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड। बेसिकली पॉलीमर बनता कैसे है? पॉलीमर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मोनोमर। मोनोमर केमिकल चेन बनाते हैं जिसकी सहायता से एक पॉलीमर क्रिएट होता है। पॉलीमर के जो एग्जाम्पल है बेसिकली प्लास्टिक है। प्लास्टिक्स आपकी सिंथेटिक, नायलॉन, लिक्विड क्रिस्टल, एडहेसिव, रबड़ की फॉर्म में पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो मेन है पॉलीमर की वो है लो डेंसिटी होती है इनकी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। पॉलीमर बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, इसलिए जहाँ हमें इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग या थर्मली इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने हैं वहाँ पे हम पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। और पॉलीमर्स का इस्तेमाल एप्लीकेशन जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नेचर के भी बन सकते हैं। इस वजह से इन्हें हम ऑप्टिकल डिवाइसेस में भी यूज़ करते हैं। इनसे क्या क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाए जाते हैं पॉलीमर से, सच एज नायलॉन। कार के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो पॉलीमर से बनाए जाते हैं, जहां आपको लाइट वेट चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए और इजीली बैंडिंग सब डिवाइसेस चाहिए, वहाँ पे ये सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके पॉलीमर से बनाए जाते हैं। सारे पैकिंग मटेरियल्स पॉलीमर्स के होते हैं। प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो आजकल बैन हो गए हैं। उसके अलावा फास्टनर्स, कंटेनर्स, टेलीफोन हेडसेट्स, रबड़ बैंड्स, ये सब मटेरियल क्लासेस हैं जो पॉलीमर्स से क्रिएट की जाती हैं। इसके अलावा कंपोजिट्स क्या है? बेसिकली कंपोजिट मिश्रण है एक तरह का। जितने भी मटेरियल क्लासेस हमने अब तक देखे हैं उन सब का जो डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नया मटेरियल अगर बनाया जाता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट्स आर टू और मोर डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू मटेरियल विथ प्रॉपर्टीज नॉट प्रेजेंट इन आइदर इंडिविजुअल मटेरियल, वहाँ उसे कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट बेसिकली दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के बनाया जाता है, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ प्राइमरी सब्सटेंसेस में लैक कर रही हैं वो सब कंपोजिट में फुलफिल की जा सके, पाई जा सके। जैसे RCC, ये भी एक तरह का कंपोजिट है। इसी तरीके से फाइबर ग्लासेस, इसमें ग्लास और पॉलीमर को मिला के फाइबर ग्लासेस बनाए जाते हैं, जिससे हमें ग्लास की ब्रिटलनेस और पॉलीमर की इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। सेम गोज़ विथ प्लाईवुड्स क्या हैं? लेयर्स ऑफ वुड्स एंड ग्लू हैं, जिन्हें आप स्टिक करके आपस में एक ठोस
लकड़ी बनाते हैं, एक ठोस प्लाईवुड बनाते हैं, जो कि आप बेसिकली वुड के पट्टे की जगह यूज़ कर सकते हो, जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होंगे कहीं पर भी यूज़ करने के लिए। उसी तरीके से कंक्रीट होते हैं जो सीमेंट और पेबल्स से बनाए जाते हैं, जिससे सीमेंट में पेबल्स मिला के हम सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, तो इन्हें हम कंपोजिट्स कहते हैं। मेन प्रॉपर्टीज़ इसकी जो होती हैं कंपोजिट की, बेसिकली डिफ़ाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कंपोजिट्स पे ही डिपेंड करता है। जिस प्रकार का कंपोजिट होगा, जिस तरीके के उसमें मटेरियल्स डाले गए हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जिस परसेंटेज में डाला गया है, उसके हिसाब से एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी बनती है, जिसमें प्राइमरी एलिमेंट्स जो कंपोजिट बनाने के लिए मिक्स किए गए हैं, उन दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। एप्लीकेशन कंपोजिट मटेरियल्स की क्या है? गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट्स, बाइसिकल फ्रेम्स, टायर्स, कार्स, एरोस्पेस मटेरियल्स, पेंट, ये सब आपके कंपोजिट मटेरियल्स ही होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स मिला के बनाए जाते हैं। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल में जो पाई जाती हैं? पहली है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत यांत्रिक जो पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी होती हैं? वो डेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, फटीक रेजिस्टेंस, क्रीप, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं मटेरियल में जो पाई जाती हैं? पहली है रिएक्टिविटी, जैसे कि एसिड्स जो होते हैं जिनका पीएच स्केल से 0 से 7 के बीच 0 से 7 से नीचे में आते हैं, वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरा है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी सच एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है फ्यूल्स, जैसे फ्यूल्स आपके ज़्यादा कंबस्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कि ईजिली कंबस्टिबल हो सकते हैं। उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज़। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और मेल्टिंग पॉइंट, ये 3 थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को रिलेट करता है किसी भी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ से, जिसमें मटेरियल की इंटरनल लेयर में से कैसे आप एनर्जी फ्लो कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपका एक्सपेंशन क्रिएट करता है किसी भी थर्मली कंडक्टिव मटेरियल में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ये कोफिशिएंट एक्सपेंशन से पता लगा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे जाके मटेरियल आपका सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें थर्मल फ्लो क्रिएट करके। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है कंडक्टिविटी, किस प्रकार से हम किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर सकते हैं और उसे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बना सकते हैं, जैसे सारे मेटल्स आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसमिसिबिलिटी आता है पहला। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है लाइट सोर्स को किस तरीके से एक मटेरियल पाथवे क्रिएट करके अपने थ्रू दूसरी ओर भेज सकता है, वो होती है ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास, आप उसमें से लाइट सोर्स को दूसरी ओर गिरा सकते हैं उसकी डेंसिटी को घटा बढ़ा के। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में एक और आता है कलर। ये प्रॉपर्टी आपकी ये दर्शाती है कि किस मटेरियल का क्या कलर है, ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है क्या? बेसिकली अ मेजर ऑफ मेटल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड मेंटेन इट्स शेप। हम मटेरियल पे टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसकी एबिलिटी डिफॉर्मेशन रेजिस्ट करने की, वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। और
टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होने के बाद भी यदि लोड हटा दिया जाए तो वो कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले, ये मेजर, इसका मेजरमेंट स्ट्रेंथ कहलाता है। उसके बाद है क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम ये दो तरीके से किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, उसकी यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। हाई कार्बन स्टील एंड मेटल अलॉयज हैव हाई स्ट्रेंथ देन प्योर मेटल्स। हाई कार्बन स्टील और मेटल अलॉयज जो होते हैं, जो आप कंपोजिट मेटल्स बना के मिक्स करके क्रिएट करते हैं, उनमें प्योर मेटल से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसी वजह से किसी प्योर मेटल में कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन और दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं उसे अलॉय का फॉर्म देने में, ताकि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ लैक कर रही हैं, जैसे कोरोजन रेजिस्ट करना या उसकी स्ट्रेंथ, उस सबको इम्प्रूव किया जा सकता है। सिरेमिक्स अपने आप में हाई स्ट्रेंथ एग्जिबिट करते हैं। सिरेमिक्स बेसिकली हाई ब्रिटलनेस मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से उनमें हाई स्ट्रेंथ पाई जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ पे। सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड इन टेंशन a material will withstand before fracturing, or the ability of material to resist being pulled apart by opposing forces, also known as ultimate strength. It is the maximum strength developed in a metal in a tension test. एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है जो कि डायग्राम में भी दिखाई गई है, जिसमें क्रॉस हेड के बीच में आप अपना स्पेसिमेन लगाते हो। ये स्पेसिमेन आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगा रहता है, जिसमें एक एक्सियल लोड लगाया जाता है थ्रू क्रॉस हेड। ये एक्सियल लोड टेंसाइल लोड क्रिएट करता है। इस टेंसाइल लोड को झेलने की जो क्षमता है, मैक्सिमम लोड जो टेंसाइल लोड जो एक मटेरियल झेल सकता है विदाउट फ्रैक्चरिंग, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। F इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। सिग्मा इसमें है आपका स्ट्रेस और F है इसमें टेंसाइल लोड और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल का क्षेत्रफल। तो यूटीएम टेस्टिंग मशीन में बेसिकली जब हम किसी मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन के, जिसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी शो करता है, हुक्स लॉ फॉलो करता है। जब उसमें यील्ड पॉइंट आ जाते हैं उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी भंग हो जाती है और स्ट्रेन स्ट्रेस की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिसके बाद आपका मटेरियल प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाता है और जो भी उसमें डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट हो जाती है। जो एरिया डायग्राम में दिखाई है, इस एरिया में सबसे पहले नेकिंग होती है। नेकिंग एक ऐसी अवस्था है मटेरियल में जिसमें मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। नेकिंग के बाद जब मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाता है और तब भी लोड इसमें से नहीं हटाया जाता, तो अंततः उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर से पहले तक जितनी भी मटेरियल ने स्ट्रेंथ फॉलो करी बिना फ्रैक्चर हुए नेकिंग तक, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। अगला इसमें आता है शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट बीइंग फ्रैक्चर्ड बाय अपोजिंग फोर्सेस एक्टिंग एट अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट ऑन द सेम प्लेन। शियर फोर्स आप सभी को पता है, जैसे कि शियर फोर्स दो अपोजिट फोर्सेस होती हैं जो स्ट्रेट लाइन पे
एक्ट करती हैं लेकिन अलग डायरेक्शन में। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट सच फोर्सेस इज नोन एज shear स्ट्रेंथ। जब हम किसी मटेरियल को टीयर ऑफ करने के लिए उस पर shear फोर्स लगाते हैं, जब तक उस मटेरियल की लेयर्स में फ्रैक्चर क्रिएट नहीं होता, उसका लास्ट पॉइंट उसकी shear स्ट्रेंथ कहलाता है। जैसे कि डायग्राम में भी शो किया है, कोई आपका मटेरियल है जिस पे आपने shear फोर्स लगाई, जिसकी वजह से shear स्ट्रेस उत्पन्न हुआ और एक उसमें shear स्ट्रेन क्रिएट हुआ गामा, और ये shear स्ट्रेसेस का डायरेक्शन दिखा रखा है डायग्राम में। इसकी सहायता से हम shear स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक और मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ये मटेरियल की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम लोड इन अ कंप्रेशन a material will withstand before a predetermined amount of deformation or the ability of material to withstand pressures acting in given plane। कंप्रेशन स्ट्रेंथ, जब हम किसी मटेरियल पे कंप्रेशन लोड लगाते हैं, कंप्रेशन लोड का मतलब किसी मटेरियल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लोड लगाना, उसकी इस दिशा में कि वो शीट्स में कन्वर्ट हो सके। तो वो डिफॉर्मेशन, शीट्स में कन्वर्ट होने की डिफॉर्मेशन को जब तक मटेरियल रेजिस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया है, कंक्रीट ब्रिक दिखाई है जिस पे कंप्रेसिव लोड लगाया जा रहा है। जब तक इस ब्रिक में किस तरह की डिफॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी शो हो रही है, जिसमें लोड से ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है। जैसे कि कास्ट आयरन और कंक्रीट में बहुत अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इनकी एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल पार्ट्स और बेस बनाने में काम में लाया जाता है। एक और प्रॉपर्टी है मटेरियल की इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड डायमेंशन आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, स्ट्रेच्ड और पुल्ड आउट ऑफ शेप। The elastic limit is the point at which permanent damage starts। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो उसकी जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, 0 से लेके 0.002 से पहले जो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दिखाई है मटेरियल की, ये हुक्स लॉ फॉलो करती है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इस अवस्था में जो भी आपके मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रही है वो टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो रही है, मतलब जैसे ही लोड हटा देंगे तो उसमें से डिफॉर्मेशन हट जाएगी, जो भी डिफॉर्मेशन है वो वापस से मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वापस से अपनी शेप रीगेन कर लेने की लोड हटने के बाद उसकी इलास्टिक लिमिट में, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ इंटरनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। जैसे कि इस डायग्राम में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं मटेरियल की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके। ये आपका मॉडुलस जो है हुक्स लॉ से आता है। हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट लगाया जाता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए वो कांस्टेंट ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लोड के अनुसार चेंज होता है। यदि उसमें हम टेंसाइल और कंप्रेसिव मतलब एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो उसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाएगा उसे, जिसमें यंग्स मॉडुलस आपका इक्वल होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन। उसके बाद आते हैं शियर स्ट्रेस, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। शियर मॉडुलस आपका इक्वल होता है शियर लोड अपॉन स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड के या शियर स्ट्रेन के। जब हम शियर लोड लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे, जैसे कि डायग्राम में बताया था, तो वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। इसके बाद है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, it is the concept of elastic deformation refer to
डिफॉर्मेशन दैट इज नॉट परमानेंट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक ऐसी डिफॉर्मेशन है जो कि परमानेंट नहीं है, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है मटेरियल की। एस इज इक्वल टू कैपिटल ई ई, एस यहाँ क्या है आपका, एस है आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, इंटरनल स्ट्रेस, जो कि आपका इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन के। द लोड ऑफ द मेटल क्रिएट्स द डिफॉर्मेशन विच रिटर्न इट्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जो कि टेम्पररी है, लोड हटाने के बाद मेटल में से डिफॉर्मेशन हट जाती है, वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंतर्गत मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इन इलास्टिक लिमिट अ मटेरियल हैज़ इंटरनल स्ट्रेस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आते हैं प्लास्टिसिटी पे। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल और एनी मेटल टू बी डिफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली विदाउट रप्चर। जब इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है मटेरियल की, उसके बाद भी अगर हम उसमें लोड लगाए रखते हैं तो उसमें एक तरह का फेज़ आता है जिसमें जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो परमानेंट हो जाती है। मतलब कि मटेरियल में से अगर हम लोड हटा भी दें तो उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट रह जाती है, मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाता। प्लास्टिसिटी इज सिमिलर टू डक्टिलिटी ऑल्सो। जितना मटेरियल प्लास्टिक इन नेचर होगा, प्लास्टिसिटी जितनी मटेरियल में ज़्यादा होगी, उतना वो इजीली वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, इजीली उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसकी वजह से उसकी एक लेयर दूसरी लेयर से स्लिप होना शुरू होती है बिना रप्चर हुए, बिना फ्रैक्चर क्रिएट किए। जैसे कि मटेरियल में भी दिखाया है, एक स्लिप प्लेन दिखाया है। जब आपने लोड अपने मटेरियल पे बढ़ा दिया तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में स्लिपिंग हो रही है, जिसकी वजह से मटेरियल की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है और इलोंगेशन मटेरियल में क्रिएट होने लगता है, उसकी लेंथ बढ़ने लगती है। इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज अनदर फॉर्म ऑफ प्लास्टिसिटी and is the ability of a material to deform permanently under compression without rupture। एक होती है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल थ्रू विच इट इज ड्रॉन इनटू वायर। यदि किसी मटेरियल को हम टेंसाइल लोड अप्लाई करें और वो वायर्स में ड्रॉ हो जाए बिना फ्रैक्चर हुए तो वो डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। जैसे कॉपर वायर्स बनते हैं, उसी तरीके से मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें यदि हम उसमें कंप्रेशन लोड लगाएं और वो बिना रप्चर हुए शीट्स में ड्रॉ हो जाए, शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वो उसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ द हैमरिंग एंड रोलिंग ऑफ मेटल्स इनटू थिन शीट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड लेड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स एग्जिबिटिंग हाई मैलिएबिलिटी। जैसे गोल्ड आपका एक मटेरियल है जिसमें एक्सेप्शनली हाई मैलिएबिलिटी होती है, जिसको आप शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की, ये मैलिएबिलिटी कहलाती है। इसके बाद आते हैं रेजिलियंस पे। रेजिलियंस एंड टफनेस। टफनेस इज अ रेजिलियंस या टफनेस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड मीडियम डक्टिलिटी। एक कॉम्बिनेशन होता है ये टफनेस प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हाई स्ट्रेंथ शो करता है मटेरियल और मीडियम डक्टिलिटी शो करता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और मेटल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर प्लस द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फेलियर आफ्टर द डैमेज हैज़ बिगिन। तो टफनेस इसे कहते हैं कि यदि किसी मटेरियल में कोई प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर ये तो हो गई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ अगर किसी मटेरियल में है तो वो फ्रैक्चर रेजिस्ट कर सकता है आसानी से,
प्लस द एबिलिटी टू रेजिस्ट फेलियर आफ्टर द डैमेज हैज़ बिगन। जो भी उसमें फ्रैक्चर हो रहा है फर्दर और फ्रैक्चर ना हो, वो एबिलिटी डैमेज को कंपनसेट करने की, वो कहलाती है रेजिलियंस या टफनेस। जैसे कि कोई टफ मेटल है, कोल्ड चीजल इज वन ऑफ दैट मटेरियल विच कैन विदस्टैंड कंसिडरेबल स्ट्रेस स्लोली और सडनली अप्लाइड। कोल्ड चीजल आपका एक तरह का ऐसा मेटल है जो कंसिडरेबली स्ट्रेस और स्ट्रेस कर सकता है, स्ट्रेस को झेल सकता है, और किसी तरह का भी लोड लगाया जाए उस पर, सडन लोड या स्लो लोड, वो इजीली उसको कंपनसेट कर सकता है। इसलिए कोल्ड चीजल आपका एक टफ मेटल माना जाता है। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट जी, जो भी शॉक या सडन लोड कह सकते हैं, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो टफनेस या रेजिलेंस कहलाती है। और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हैं उनमें है वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी क्या है? जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है टू बी वेल्ड एंड मशीन्ड easily, that is known as properties of material weldability and machinability। जैसे अगर हम वेल्डेबिलिटी की बात करें तो ऐसे मेटल्स जिनको आप इजीली दूसरे मेटल से जोड़ सकते हो बाय हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर अप्लाई करके दो मेटल्स को जोड़ने की जो एबिलिटी होती है वो वेल्डेबिलिटी कहलाती है, जिनमें मेटल्स जो है इजीली आपके आपस में वेल्ड किए जा सकते हैं। मशीनेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे वो आसानी से मशीन किया जा सकता है, जैसे कि स्टील, माइल्ड स्टील आपके बेसिकली ऐसे मटेरियल हैं जो आप आसानी से मशीनिंग जिससे कर सकते हो, उसमें टेपरिंग, फेसिंग, टर्निंग, ये सब आप आसानी से माइल्ड स्टील मटेरियल में कर सकते हो। तो ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। उसके बाद है एब्रेसिव रेजिस्टेंस। एब्रेसिव रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू वेयरिंग बाय फ्रिक्शन। ये एक तरह का प्रतिरोध है, प्रतिरोधन क्षमता है, जिसमें हम फ्रिक्शन से प्रतिरोध करते हैं बाय वेयरिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम एब्रेसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस है जिससे हम वेयरिंग एंड टियरिंग अपने मटेरियल में लो कर सकते हैं। एब्रेसिव रेजिस्टेंस अगर किसी मटेरियल को कहा जाता है, मतलब उसमें वेयरिंग एंड टियरिंग कम होगी, जैसे कास्ट आयरन। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इम्पैक्ट्स इज इवोल्यूटेड in term of impact strength या impact resistance. A material may possess satisfactory ductility under static load but may fail under dynamic load or impact. The impact strength of a material is determined by measuring the energy absorbed in the fracture. Impact basically जब किसी मटेरियल पे हम सडन लोड लगाते हैं या शॉक प्रोवाइड करते हैं, तो जब उसमें लोड का एक सडन चेंज आता है, अपराइज होता है लोड, तो उसको झेलने की जो क्षमता कहलाती है वो आपकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कहलाती है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हम मटेरियल में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी मटेरियल की? जैसे होते हैं आपके आइजो टेस्ट, 4P टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं जिनकी सहायता से हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अपने मटेरियल में निकाल सकते हैं। ये आपके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, जिसमें आपके स्पेसिमेन जो होते हैं वो रिसाइकिल या दोबारा रीयूज़ नहीं किए जा सकते। इसमें आपके स्पेसिमेन का डिस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी मटेरियल में उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हैं।
आइजोड और चारपी टेस्ट आपके एक तरह के ऐसे अपरेटस में किए जाते हैं जो ए शेप का होता है, जिसमें एक हैमर लगा रहता है। उसके बेस में आपके एनविल्स होते हैं, जिनमें आप अपने वर्क पीस को फिक्स करके फिर उस पर लोड लगाते हो, इम्पैक्ट लोड लगाते हो, जिसकी सहायता से वो आपके फ्रैक्चर होते हैं और एक इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आप फाइंड कर सकते हो। हार्डनेस ऑफ अ मटीरियल, अ मेजर ऑफ मटीरियल एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन, एब्रेशन एंड वियर इज नोन एज हार्डनेस। एक तरह की एबिलिटी है ऑफ मटीरियल जिसमें हम उसकी सरफेस पे लगने वाली इंडेंटेशन को प्रतिरोध कर सकते हैं, इसी को हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस बेसिकली आप कई तरह के मैकेनिकल टेस्ट से फाइंड आउट भी कर सकते हो। एक तरह के हार्डनेस स्केल्स होते हैं, जैसे रॉकवेल हार्डनेस स्केल, ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, जो आपके BHN ब्रेनल हार्डनेस नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर से डिफाइन होते हैं। एक तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आपके डायल लगे रहते हैं, डायल के साथ आपके इंडेंटर अटैच होते हैं और बेस के साथ एक रोटेटिंग टेबल होती है जिस पे आप अपने स्पेसिमेन रखते हो। स्पेसिमेन को जब इंडेंटर के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसमें जितना भी लोड लगाया जाता है उतने साइज़ की इंडेंटेशन हो जाती है। उस इंडेंटेशन के डायमीटर और इंडेंटर के डायमीटर को कैलकुलेट करके हम उसका BHN नंबर, ब्रेनल हार्डनेस नंबर निकाल सकते हैं। ये वही नंबर है जिसकी सहायता से हम किसी भी मटेरियल की हार्डनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना ब्रेनल हार्डनेस नंबर होगा उतना ही मटेरियल आपका हार्ड होगा। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों ही कोरिलेट करती हैं एक दूसरे से, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। मटेरियल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है उसी की वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज़ स्टैंड करती हैं। ये दो आपके टेस्ट हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, हार्डनेस टेस्ट है। पहला है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट आपका बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंस ऑफ डेप्थ ऑफ टेस्ट पॉइंट ड्रिवन ऑन अ मेटल बाय अ लाइट लोड, जिसकी सहायता से आपका जो भी मटेरियल है उस पे लोड आपका फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक बढ़ता चला जाता है और इजीली आप इससे RHN नंबर, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट नंबर निकाल सकते हो। इसी तरीके से ब्रेनल हार्डनेस नंबर होता है। इसमें हार्डेंड स्टील बॉल ली जाती है जिसे आप इंडेंटर की सहायता से प्रेस करते हो। इंडेंटर से जो डेंट आपकी हार्डनेस स्टील बॉल पे पड़ता है उसकी सहायता से आप ब्रेनल हार्डनेस नंबर इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। उसकी स्टैंडर्ड टेबल भी बनी हुई है जिनकी सहायता से हम मटेरियल की हार्डनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर किसी भी मटेरियल में यदि होती है उसे डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे आपका कास्ट आयरन कम डक्टाइल मटेरियल है और एल्यूमिनियम ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। इसमें दो ग्राफ में दिखाए भी गए हैं मटेरियल्स, एक है ब्रिटल मटेरियल, एक है डक्टाइल मटेरियल। जिसमें ब्रिटल मटेरियल में जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वो आपकी कम है और डक्टाइल मटेरियल में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट अधिक है। और इसमें जो प्लास्टिक रीजन है मटेरियल का ब्रिटल मटेरियल में बहुत कम होता है। डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक स्टेज बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से मटेरियल आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन कर सकता है लंबे समय के लिए विदाउट फ्रैक्चर अवॉइड करे बिना। इसके बाद आते हैं फटीग रेजिस्टेंस। फटीग बेसिकली है क्या, किसी भी मटेरियल पे जब हम साइक्लिक लोड लगाते हैं, किसी भी मटेरियल के पॉइंट पे पहले टेंसाइल लोड लगाएं, दोबारा से फिर कंप्रेसिव लोड लगाएं, तो उसमें जो इंटरनल डैमेज होता है, जो इंटरनल उसमें स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं, उनको जो प्रतिरोध करने की क्षमता होती है उसे फटीग रेजिस्टेंस कहते हैं। फटीग भी यही है, कोई भी साइक्लिक लोड की वजह से साइकिल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है किसी मटेरियल के लंबे समय के दौरान फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, उसे हम फटीग कहते हैं। क्रीप एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की
जो उसके अधिक समय के लिए यदि किसी मटेरियल पे हम लोड लगा के रखें, चाहे वो लोड उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम हो, लेकिन अगर उसे हमने लंबे समय के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगाए रखा है तो अल्टीमेटली आपका जो मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा कुछ समय के बाद। इसी को क्रीप कहते हैं। क्रीप इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस. It can occur as a result of long-term exposure to high level of stresses that are still below the yield strength of a material. Yield strength जो है मटेरियल की उससे कम भी अगर आपने लोड पे मटेरियल को लगाया है लेकिन कांस्टेंट लगा रखा है लंबे समय के लिए, तो एक समय के बाद आपका मटेरियल ब्रेक कर जाएगा. ये जो आपकी टेंडेंसी है मटेरियल की ब्रेक करने की ड्यू टू कांस्टेंट लोड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज क्रीप. ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की जो डिफाइन की गई है. थैंक यू. कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में से तो पूछ सकते हैं.